अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू पंजाब टेक्निकल एंड साइंस एकेडमी। मैं हूं आपका इंस्ट्रक्टर मोहम्मद बिन जमील। हम डीआई सिविल 334 और ये पेपर बी है। सिविल थर्ड ईयर का सब्जेक्ट है हाइड्रोलिक्स एंड इरिगेशन और चैप्टर नंबर जो है ये हम डिस्कस करने जा रहे हैं 14। ठीक है, 12 13 हो चुका है और 14 डिस्कस करेंगे। और इस चैप्टर के अंदर जो शॉर्ट क्वेश्चंस हैं उन थ्योरीज को हमने रीड करना है। तो लेक्चर स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जो है वो आप सब्सक्राइब भी कर लें और साथ ही बेल आइकन पर क्लिक भी कर लें, ठीक है, ताकि आपको जो है वो नई वीडियोस बआसानी मिलती रहे। स्टूडेंट्स, हमारा जो अब का चैप्टर है वो हमारा है यहाँ पर चैप्टर नंबर 14 कि फसलों की आबी ज़रूरियात जो है वो हमने बतानी है। ठीक है, इरिगेशन की जो वाटर रिक्वायरमेंट्स हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है कि पाकिस्तान में फसलों के मौसमों के नाम लिखें। ठीक है, फसलों के जो मौसम होते हैं, जो क्रॉप सीजन्स कहते हैं, जिनको क्रॉप सीजन्स। तो पाकिस्तान में काश्त होने वाली फसलों को मौसम के एतबार से मंदरजा झैल 3 ग्रुपों में तकसीम किया जा सकता है। नंबर 1 है फसलें रबी, नंबर 2 है फसलें खरीफ और नंबर 3 आती है दायमी फसल। ठीक है, तो पहले आती है रबी फसल जो होती है उसके मतलब उसमें जो फसलों के नाम है। क्वेश्चन नंबर 2 है कि रबी की फसलों के नाम लिखें। ऐसी फसलें जो कि मौसम खज़ा में काश्त की जाएं और मौसम बहार में बर्दाश्त की जाएं। ठीक है, रबी की फसलें कहलाती हैं। इनमें गंदम, जौ, चने, अलसी और आलू वगैरह जो है वो शामिल है। अब आ जाते हैं क्वेश्चन 3 पे, जो है खरीफ की फसलों। तो खरीफ खरीफ सॉरी बेसिकली लफ्ज खरीफ की फसलों के नाम लिखें। ऐसी फसलें जो कि मौसम बहार या बरसात में काश्त की जाएं और मौसम खज़ा में बर्दाश्त की जाएं, खरीफ की फसलें कहलाती हैं। इनमें चावल, कपास, मकई और मूंगफली वगैरह जो है वो शामिल है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है कि दायमी फसलों के नाम लिखें। क्वेश्चन 4 है ऐसी फसलें जो कि पूरा साल खेतों में खड़ी रहें, इनकी उम्र 8 माह या इससे जायद हो। दायमी फसलें जो है वो नाम से जाहिर हो रहा है, देखें, कहलाती हैं। इसकी मिसाल है गन्ने की फसल है, शुगर कैन की जो फसलें होती हैं, यानी कि जो 8 8 महीने तक या इससे भी ज्यादा अरसे तक जो फसलें जो है वो जिनका यानी कि टाइम पीरियड है, इससे भी ज्यादा टाइम लगता है इनको, जो खेतों में खड़ी रहती है। उसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 कि खरीफ रबी की निस्बत की तारीफ करनी है, जिसे खरीफ रबी रेशो कहते हैं। तो ये उर्दू में भी लिखा आ सकता है कि खरीफ रबी रेशो की तारीफ करें या निस्बत की तारीफ करें। तो इंग्लिश में क्वेश्चन को लाजमी देखिएगा। किसी इलाका में मौसम खरीफ में कुल काश्त शुदा रुकबा और मौसम रबी में कुल काश्त शुदा जो रुकबा होता है उसकी निस्बत को खरीफ रबी रेशो कहा जाता है। ठीक हो गया, ये निस्बत कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 है कि फसल के अरसा हयात की तारीफ करें। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंग्लिश में भी आ जाता है क्रॉप पीरियड की तारीफ करें। तो ये उर्दू में इंग्लिश का लफ्ज लिखा आता है क्रॉप पीरियड की तारीफ करें। तो यह फसल के अरसा हयात को कहते हैं क्रॉप पीरियड। किसी भी फसल को काश्त करने से लेकर इसकी बर्दाश्त तक के अरसा को इस फसल का जो है वो अरसा हयात यानी क्रॉप पीरियड जो है वो कहा जाता है। इस अरसा को दिनों में जाहिर किया जाता है, इसके भी कुछ टाइम्स हैं। ठीक है, उसके बाद आता है फसलों के बेस पीरियड की तारीफ। किसी भी फसल को दिए गए पहले और आखिरी पानी के दरमियान जो दरमियान अरसा होता है उसको बेस पीरियड कहा जाता है। तो दिए गए पहले और आखिरी पानी के दरमियान का जो अरसा होता है उसको बोलते हैं बेस पीरियड। इस अरसा को दिनों में जाहिर किया जाता है। ठीक हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 है नकद आवर फसलों की तारीफ करें, जो कैश क्रॉप्स हैं। ऐसी फसलें जिनकी पैदावार घरेलू जरूरियात के मुकाबले में काफी ज्यादा हो और किसान इन फसलों को बेचकर रकम वसूल करते हों, नकद आवर फसलें कहलाती हैं। अब कौन सी हैं? इनमें कपास, चावल, तंबाकू, गन्ना और तेल पैदा करने वाली अजनास जो है वो शामिल है। अच्छा, अब इंपॉर्टेंट एक और क्वेश्चन आ गया। क्वेश्चन नंबर 9 है कोर वाटरिंग की तारीफ करें। कोर वाटरिंग क्या है? किसी भी फसल को काश्त करने के बाद दिए गए सबसे पहले पानी को जो है वो वाटर
जो वाटर कोरिंग जो है ना, सॉरी कोर वाटरिंग जो है वो कहा जाता है। जैसे कि हमने इसमें एक क्वेश्चन और पढ़ा था, बेस पीरियड, पहले और आखिरी दिए गए पानी के जो पानी दिया जाता है उसके दरमियानी अरसा, वो बेस पीरियड हो गया। लेकिन जो सबसे पहले दिया गया पानी होता है ना, जो काश्त करने के वक़्त में जो पहले पानी दिया जाता है, कहता है किसी भी फसल को काश्त करने के बाद सबसे पहले पानी को कोर वाटरिंग कहा जाता है। ठीक हो गया। फसलों के हेरफेर की तारीफ करनी है, क्रॉप रोटेशन, हेरफेर से मुराद होता है उसको आपने जो हिलाना जुलाना है। तो किसी भी यहाँ पर लिखा हुआ है कि बल्कि बेहतर पैदावार हासिल करने के लिए मुख्तलिफ नौइयत की फसलों को बदल बदल कर काश्त करना चाहिए। सॉरी, फसलों को हिलाना नहीं है, इससे मुराद होता है कि आपने जमीन की जिसे कहते हैं जमीन की को फसल के या काश्त के काबिल रखने के लिए उसके ऊपर मुख्तलिफ टाइप की किस्म की फसलों को जो है वक्फे वक्फे से काश्त करना है। यानी एक ही जैसी फसल को बार बार काश्त नहीं करना, और यानी कैसे गन्ने की फसल बार बार काश्त की जाएगी एक ही जगह पर तो जमीन बेकार हो जाएगी। ठीक है, तो क्योंकि आठ 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 नौ नौ माह तक अगर गन्ना जो है वो खड़ा रहेगा तो वो जमीन की जड़ें भी खराब होंगी, और पानी को खड़ा रखने की वजह से जमीन की जो है वो वाटर लॉगिंग लग सकती है। ये सारी चीजें बताई जा रही है। तो इसमें बताया जा रहा है कि फसलों के हेरफेर से मुराद होता है कि किसी भी यानी कि बेहतर पैदावारी हासिल करने के लिए मुख्तलिफ नौइयत की फसलों को बदल बदल कर काश्त करना चाहिए। फसलों के इस रद्दो बदल को फसलों की तब्दीली यानी क्रॉप जो है वो रोटेशन कहा जाता है। अच्छा, इसके बाद आते हैं ग्रॉस कमांड एरिया की तारीफ करनी है। ग्रॉस कमांड एरिया जो है किसी भी नहर या राजबा जो डिस्ट्रीब्यूटरीज होती हैं या वाटर कोर्स जो खाले होती हैं, जितने इलाके को सैराब करता है, इसके जो इलाका का रुकबा जो होता है वो इस नहर या वाटर कोर्स का ग्रॉस कमांड एरिया कहा जाता है उसको। इस इलाके में या इलाका में ऐसी जगह भी शामिल होती हैं जहां पर फसलें काश्त नहीं होती। अब इसके बाद क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर 12 है कि काबिले काश्त रकबा की तारीफ करनी है। जो ये लिखा होगा बिल्कुल कल्चरेबल कमांड एरिया जो है, इंग्लिश को लाजमी इसमें देखिएगा क्योंकि ये उर्दू में भी लिखा जा सकता है लफ्ज। किसी भी नहर राजबा राजबा यानी कि डिस्ट्रीब्यूटरीज वगैरह या वाटर कोर्स जो खाले होती हैं, खाले बनाई जाती हैं, ठीक है, जितने काबिले काश्त इलाका को सैराब करता है, इस इलाका के कुल रकबा को इस नहर या वाटर कोर्स का काबिले काश्त एरिया यानी सीसीए है, काबिले काश्त एरिया जो है वो कहा जाता है। ठीक है, यानी कल्चरेबल कमांड एरिया, सीसीए का जो इसकी जो स्टैंड फॉर्म है। तो ये इलाका इन खेतों पर मुश्तमिल होता है जहां पर फसलें काश्त होती हैं। सही हो गया। अच्छा, उसके बाद आता है आबपाशी की शिद्दत की तारीफ करनी है, इंटेंसिटी ऑफ इरिगेशन। तो काबिले काश्त कमांड एरिया के जितने फीसद हिस्सा पर किसी भी फसल के अरसा में फसलें जो काश्त की गई हों, वो इस मौसम की फसलों की आबपाशी की शिद्दत यानी इंटेंसिटी ऑफ इरिगेशन जो है वो कहलाती है। ये रिपीट हुआ क्वेश्चन, एक पहले भी एक चैप्टर में आया हुआ है कि फसल के डेल्टा की तारीफ करें। आई थिंक नहीं आया, सॉरी, वो डेल्टा ही याद आ गया, वो कुछ और चीज थी। तो डेल्टा की तारीफ जो होती है फसल के अंदर कि किसी भी फसल की काश्त से लेकर इसके पकने के बाद कटाई तक के अरसे में इसको दिए गए पानी की कुल गहराई को जो डेप्थ होगी, ठीक है, उसको फसल का डेल्टा कहा जाता है। इसे डेल्टा के निशान से जाहिर किया जाता है, जो बना भी हुआ है सिंबल, आप देख सकते हैं डेल्टा का सिंबल है, ट्राइंगल की तरह का है। अच्छा, उसके बाद आता है क्वेश्चन 15 के नहर की ड्यूटी की तारीफ करें। ड्यूटी नहर की क्या है? ड्यूटी ऑफ कैनाल जिसे कहते हैं, ये एक क्यूमिक या एक क्यूसिक पानी मुहैया करने से जितने रुकबा पर फसलें तैयार हो सकें वो रुकबा ड्यूटी कहलाता है। ठीक है, ये याद रखिएगा। से हेक्टर फी किलो यानी क्यूमिक या एकड़ फी किलो जो क्यूमिक्स होता है ना, एकड़ फी क्यूमिक्स, ये इससे जाहिर करते हैं, ये इसका यूनिट है बेसिकली। नेक्स्ट आता है डेल्टा और ड्यूटाई सॉरी ड्यूटी का जो ताल्लुक है, ये एक रिलेशंस यहाँ पे लिखी गई हैं दो, ये 8.64 बी और डी का ये डेल्टा के इक्वल आती है। ठीक है ना, ये इनकी आपस में ड्यूटी और बेस है और साथ डेल्टा है, ये तीन चीजें हैं। ठीक है ना, बेस पीरियड ऑफ क्रॉप, ड्यूटी, ये दो चीजें यहाँ पे मेंशन भी की हुई हैं तो आप देख सकते हैं। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन 17 आता है कि अगर फसल का बेस पीरियड 120 दिन हो, बेस पीरियड आपको शायद पता होगा कि काश्त और बर्दाश्त पे दिए तक दिए पहला और आखिरी पानी जो है, तो उसकी ड्यूटी मालूम करनी है आपने। वही ऊपर जो फार्मूला लगे हैं उसी के अंदर वैल्यूज पुट कर दें,
क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन 18 है कि नहर की ड्यूटी पर असरअंदाज होने वाले अवामिल के नाम लिखें। पानी की ड्यूटी पर असरअंदाज होने वाले मुख्तलिफ अवामिल दर्ज झैल हैं। ये लाजमी याद की कर लीजिएगा। फैक्टर्स हैं, ड्यूटी नापने के लिए मुकर्रर मुकाम, बारिश की मिकदार और इलाका की आबोहवा। नंबर 3 है फसलों का बेस पीरियड। नंबर 4 काश्तकारी के तरीके। और नंबर 5 है फसल की किस्म क्या है। नंबर 6 जमीन की खासियत और जेर जमीन पानी की हालत। और उसके बाद नंबर 7 है पानी का म्यार। और नंबर 8 काश्तकारों की महारत। नेक्स्ट क्वेश्चन 19 है कि चावल का डेल्टा सेंटीमीटर में लिखें, यानी सम में लिखना है सेंटीमीटर में। तो ये सिंपल सा क्वेश्चन है कि चावल की फसल के लिए डेल्टा की औसत कीमत 120 सेंटीमीटर होती है। ठीक है। इसी तरह गंदम के डेल्टा की सेंटीमीटर में लिखनी है तो वो आपकी 30 सेंटीमीटर होती है, औसत जो लिखी हुई है एवरेज। और चावल का डेल्टा जो होगा इंचों में, वो आपकी 48 इंचेस यानी 48 इंचेस होती है। सेंटीमीटरों में 120 और इंचों में 48। इसी तरह गंदम का है और उसका भी आप इंचों में बना सकते हैं। सही हो गया। तो यहाँ तक स्टूडेंट हम डिस्कस कर रहे थे चैप्टर नंबर 14, जिसके बुक के जो हैंडबुक के शॉर्ट क्वेश्चंस थे। तो मेरा ख्याल है कि आपको ये क्वेश्चन समझ आ गए होंगे। इसके साथ ही आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर लें, साथ ही बेल आइकन पर क्लिक भी कर लें। और अगर कोई भी कंफ्यूजन किसी भी किस्म का इश्यूज है तो कमेंट कीजिएगा ताकि उसको सोल्व किया जा सके। स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ कि आप जो है वो अपने पेपर के लिए यानी कि ये चीज़ें आपके लिए काफ़ी फायदेमंद साबित होंगी और आप इसको अच्छी तरह से याद करें और कोशिश करें कि डेफिनेशंस को याद करके लिखें। आपके साथ फिर मुलाकात होगी। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।